पत्थरों पर भी मिलता है। उसके बाद यदि हम देखें तो कई ऐसे स्रोत मिलते हैं जो मृग चर्म पर लिखे गए, चमड़े पर लिखे गए, यानी जो जंगली प्राचीन काल में जब पत्थरों पर लिखित रूप मिलता है, उसी दौर में कुछ ऐसे स्रोत भी मिलते हैं जहाँ पर जंगली जानवरों की खाल पर कई चीज़ें लिखी जाती थी। तो इस तरह हम कहते हैं कि वो भी एक लिखित रूप ही है, भाषा और साहित्य का लिखित रूप है, जिसको मृग चर्म या कई रूपों में हम देख सकते हैं। इसके अलावा मृग चर्म के बाद एक और कई जगह मिलते हैं साहित्य के रूप, भाषा के रूप, वो है भोजपत्र पर। यानी भोज पत्र जो होता है वो एक वृक्ष की छाल होती है, भोज वृक्ष की। तो वृक्ष की उस छाल पर विभिन्न प्राकृतिक रंगों से कुछ लिखकर और उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, और उसका प्रयोग आज भी कई जगह होता है। पूजा पाठ में या गंडे ताबीज में अभी भी भोजपत्र का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से छाल पर लिखा जाना भी एक प्राचीन साहित्य या भाषा का स्रोत है। और इसी तरह कई ताल पत्र भी हैं, ताड़ के पत्ते जो होते थे। दक्षिण भारतीय में बहुत सारे साहित्य की रचनाएं जो हुई हैं वो उस तरह के ताड़ के पत्तों या उस तरह के जंगली जो पत्ते होते थे जो काफ़ी दिन तक अच्छे रहते थे, उन पर भी लिखित स्रोत में भाषा और साहित्य का रूप मिलता है। और उसके बाद फिर धातु पर पत्र, जब मनुष्य ने धातु की खोज की तो सबसे पहले तांबे की खोज की, तो ताम्र पर लिखकर उत्कीर्ण मिलता है, इसलिए आज भी कई पुरस्कारों में ताम्रपत्र प्रदान किया जाता है। तो ताम्र पर लिखना या धातु के स्वर्ण पर लिखना, इस तरह से कई जो स्रोत हैं वो भी लिखित के अंतर्गत में है। तो धातु पत्र भी लिखित स्रोत में है। उसके बाद कपड़े पर भी लिखा जाने लगा। कपड़े पर विभिन्न प्राकृतिक रंगों से लिखा जाता था और काफ़ी दिन तक सुरक्षित रखा जाता था। तो कपड़े पर भी इसलिए हम देखते हैं कि जब विश्व में अखबार निकाले गए तो शुरुआती अखबार कपड़े पर लिखे गए, तो कपड़े पर प्रकाशित किए गए अखबार। इस तरह से कपड़ा भी एक तरह से लिखित और भाषा और साहित्य का एक स्रोत हो सकता है। और फिर बाद में कागज का आविष्कार हुआ और कागज पर फिर भाषा और साहित्य की रचना की जाने लगी। इस तरह से पत्थर, मृगचर्म, भोजपत्र, तालपत्र, धातु पत्र, कपड़ा और कागज, इन सब के आधार पर लिखित साहित्य मिलता है। और आज हमारे लिए सबसे सुलभ है वो है कागज का है, और इससे आगे भी परंपरा बन रही है, वो डिजिटल बन रही है। यानी हमें स्क्रीन पर और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर चीज़ों को संग्रहित कर रहे हैं। तो डिजिटल भी एक नए तरह का एक लिखित साहित्य का एक रूप बन रहा है, जिसमें कई तकनीकी उपयोग किए जा रहे हैं। इस तरह से लिखित साहित्य का रूप निरंतर बदला। लेकिन हम पूर्व पीढ़ियाँ में चीज़ें जानेंगे कि इस तरह कागज से पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी जो अलग अलग रूपों में लिखी। इसका एक बहुत बड़ा संग्रहालय है राजस्थान प्राच्य प्रतिष्ठान जोधपुर में। वहाँ पर आप भी कभी जाएं तो आप वहाँ के संग्रहालय में देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र पर लिखे हुए साहित्यिक रचनाएं रखी गई। तो आप देख सकते हैं कि आज जो हम भाषा पढ़ रहे हैं वो भाषा किस रूप में आगे धीरे धीरे कर विकसित हुई है और इस रूप तक पहुंची है। तो इसलिए पूरी पीढ़िया में जानना आवश्यक है कि लिखित रूप में इस तरह से पत्थर, मृगचर्म, धातु, कपड़ा और फिर बाद में कागज तक लिखित साहित्य का रूप हुआ। और यही आगे चलकर फिर हम आज डिजिटल रूप में भी आते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब साहित्य मौखिक से लिखित रूप में आया तो सब जब ग्रंथों के निर्माण होने लगे तो उसमें ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इसीलिए हमारे पास आते हैं संस्कृत के ग्रंथ। तो संस्कृत में वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक ग्रंथ हो गए, और फिर इन सब का विकास होते होते फिर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए, फिर भगवद गीता, ये सब लिखे गए। तो इस तरह से ये चीज़ें एक साथ विकसित होती गई। तो संस्कृत का जो धार्मिक साहित्य का जो रूप है वो बहुत सुदृढ़ है और पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा की जाती है और उसको महत्व दिया जाता है। संस्कृत साहित्य का ये धार्मिक साहित्य का रूप। लेकिन दूसरा जो रूप है वो है लौकिक साहित्य का रूप। लौकिक साहित्य के अंतर्गत संस्कृत के कवि अपनी रचनाएं करते थे और लौकिक संस्कृत के अंतर्गत कवि बहुत सारे ग्रंथों को ऐसा लिखा जो पूरे विश्व में चर्चित हुए और उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।
जैसे संस्कृत में यदि हम देखें तो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं कालिदास। तो कालिदास की रचनाएं पूरे विश्व में महत्वपूर्ण। तो ये भी संस्कृत की आधार भूमि है, जिसमें लौकिक साहित्य के माध्यम से कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मालिकाग्निमित्र, कुमार संभवम जैसी बड़ी बड़ी रचनाएं की, जिनका आगे चलकर हिंदी भाषा और साहित्य पर काफी प्रभाव पड़ा। अगर हम संकेत में देखें तो सिर्फ एक उदाहरण देखें कि अभिज्ञान शाकुंतलम इसलिए महत्वपूर्ण है कि आगे चलकर आधुनिक काल में राजा लक्ष्मण सिंह ने उसे हिंदी में अनुदित करके नाटक लिखा, शकुंतला नाटक, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम को उन्होंने शकुंतला नाटक हिंदी में लिखा। इसलिए उसका मूल स्रोत कहाँ था? तो संस्कृत था। संस्कृत का कौन सा? लौकिक साहित्य, कालिदास का साहित्य। इसलिए हिंदी भाषा और साहित्य की जो पूर्व पीढ़िका है वो उसके आधार में काफी संस्कृत का लौकिक है। इसी तरह हम देखेंगे कि भास महत्वपूर्ण नाटककार है, भास का महत्वपूर्ण साहित्य है। फिर उसके बाद भास के बाद भी अलग अलग जैसे कादम्बरी जो रचना करने वाला व्यक्ति है वाण भट्ट एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। फिर शूद्रक, तो शूद्रक के मृच्छकटिकम, इस तरह से बहुत सारे कथा, सरित्र सागर, विभिन्न तरह कथाएं, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, तो ये सब लौकिक साहित्य के हैं, जिसमें कवियों ने अपने आसपास के जीवन को लेकर, मनुष्यों को जीवन को लेकर, मनोभावों को लेकर अनेक कहानी और उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। इस तरह से कालिदास, भास, शूद्रक, वाण भट्ट, इन सब की रचनाएं जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण रही और आगे चलकर उनका प्रभाव हिंदी भाषा और साहित्य पर पड़ा। इसी तरह फिर आगे चलकर इनकी रचनाओं में एक नयापन आता है और धीरे धीरे समय के साथ साथ भाषा में भी बदलाव आता है। भाषा जैसे ही जनता के बीच आ जाती है तो जनता फिर उसे अपने अनुरूप उनमें कुछ परिवर्तन करती है या उन्हें अपने अनुरूप ढालती है। इस रूप में संस्कृत का थोड़ा सा रूप बदलता है और वो फिर पाली के रूप में हो जाता है, और पाली के रूप में भाषा आकर, जनता के रूप में आकर वो पाली साहित्य अलग सृजित होता है। तो आगे भी हम देखेंगे कि इसमें पाली साहित्य के रूप में बौद्ध धर्म के जो जितने साहित्य थे वो सब पाली साहित्य के रूप में है। तो बौद्ध की जो त्रिपिटक ग्रंथ है, जो उनकी बौद्ध धर्म संबंधित रचना है, वो पाली के रूप में थी, क्योंकि उस समय जनता के बीच में एक भाषा के रूप में स्वीकृत हुई पाली। इस तरह से संस्कृत से पाली के रूप में भाषा का एक नया रूपांतरण हुआ या प्रचलन हुआ। इसके बाद फिर पाली से फिर थोड़ा सा बदलाव आया और बदलाव आकर फिर उसमें कुछ बदलाव होकर उसकी एक धारा प्राकृत बन गई। और जो प्राकृत में भाषा का रूपांतरण होता है तो प्राकृत में भाषा होकर वो जैन धर्म की बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज भी जो प्राचीन ग्रंथ है जैन धर्म के, वो सारे अधिकांशतः ग्रंथ जो है जैन धर्म के वो प्राकृत भाषा में ही रचे गए और लिखे गए। तो इस तरह से ये सारे ग्रंथ प्राकृत के रूप में आने के बाद जैन धर्म, तो जैन धर्म का जहाँ जहाँ विस्तार हुआ वहाँ प्राकृत का भी विस्तार हुआ, और इस तरह से प्राकृत भाषा भी एक बड़े प्रदेश की भाषा के रूप में व्यंजित होने लगी। फिर इसी तरह धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ता रहा और जैन धर्म के विस्तार और उसके संकुचन के बाद फिर एक भाषा संस्कृत, पाली और प्राकृत से टूटकर, इन तीनों से टूटकर एक नई भाषा बनती है अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ ये होता है टूटी फूटी। तो टूटी फूटी भाषा का मतलब हुआ कि जो संस्कृत, पाली और प्राकृत के शब्दों और व्याकरण की संरचनाओं को स्वीकार करते हुए एक नई भाषा जन सामान्य के बीच प्रचलित होने लगी और वो हुई अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश की कई शाखाएं निकली और उसी एक शाखा में थी शौर श्रेणी शाखा, और इसी शौर श्रेणी शाखा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ या हिंदी का जन्म हुआ। इस तरह से पूरी पीढ़िका एक दूसरे से जुड़ी हुई। जब प्राकृत में जैन धर्म के ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उसके बाद अपभ्रंश में भी आने पर ऐसा नहीं कि वो केवल जन सामान्य की भाषा बनी, अपभ्रंश में भी साहित्य की रचनाएं की जाने लगी। और इसलिए अपभ्रंश की परंपरा में यदि हम देखें तो स्वयं का पौंचरी,
पुष्यदंत का महापुराण, ये सब जो रचनाएं हैं जो बहुत प्रतिष्ठित रचनाएं हैं जो अपभ्रंश में लिखी। और इसी तरह अपभ्रंश में लिखी गई अब भाषाएं धीरे धीरे प्रचलित हो गई। फिर रासक काव्य लिखे गए, अनेक रासों लिखे गए, फिर उनमें औभट का रूप जुड़ा, फिर उसके साथ देसी रूप जुड़ गए, यानी कोई देसी भाषा जब अपभ्रंश के साथ जुड़ जाती है तो वो रूप हो जाता है औभट। तो विद्यापति ने भी औभट का रूप का धारण किया और इस तरह से कई रूपों में आता है। फिर राजस्थानी डिंगल और पिंगल का प्रयोग है, ये सब आरंभिक दौर में यानी अपभ्रंश के समय में। तो इस तरह से 6वीं 7वीं शताब्दी तक आते आते भाषा जो थी वो एक तरह से अपभ्रंश के रूप में मान्य होने लगी थी। और इसी दौर में कई रचनाकार आते हैं और उसी में अपभ्रंश में एक रचनाकार आता है जिनका नाम है सरहपा, और वही सिद्ध साहित्य और सिद्ध के रूप में वो मानते हैं। तो सिद्ध की जो धारा थी वह सिद्ध की धारा ब्रजयान की शाखा से निकली थी, जिसमें तंत्र मंत्र आदि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सिद्धों से जो धारा निकली थी और सिद्धों ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो संध्या भाषा थी और उसमें अपभ्रंश का पुट था। तो अपभ्रंश की भाषा की महत्वपूर्ण उपलब्धि हो गई सरहपा का साहित्य, जिसको दोहा कोश कहा गया। तो दोहा कोश एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हिंदी भाषा की हम पूर्वपीठिका या आधार के लिए हम मान सकते हैं। इस तरह से सरहपा का दोहा कोश, आगे चलकर नाथ साहित्य का जन्म होता है। और नाथ साहित्य के अंतर्गत जो शैव थे, शैव परंपरा का ही एक रूप आता है जो शिव के भक्त थे, वो मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ और गोरखनाथ के प्रयासों से फिर प्रचलित होते हैं और फिर उनका बहुत बड़ा एक नाथ साहित्य बनता है। तो जो 84 सिद्ध और 9 नाथ ये मिलकर अगर देखा जाए तो अपभ्रंश की जो पृष्ठभूमि है या अपभ्रंश का जो साहित्य है उसका विस्तार करते हैं और जिसे हिंदी साहित्य के आरंभिक स्रोत या आरंभिक रूप के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार ये शुरुआती दौर में ये आ जाते हैं और ये धीरे धीरे कर हिंदी साहित्य की रूपरेखा तैयार हो जाती है। और ठीक यही आते आते बढ़ते बढ़ते लगभग 12वीं सदी के बाद 13वीं सदी के आसपास, 12वीं-13वीं सदी के आसपास इसमें और बदलाव होता है और बदलाव होते होते वो एक नया रूप आता है खड़ी बोली हिंदी का। अगर अमीर खुसरो की बात करते हैं, अमीर खुसरो के साहित्य में एक तरह से खड़ी बोली का एक रूप आने लगता है, खरापन आने लगता है। जो दिल्ली और उसके आसपास की बोलियां थी वो मिलकर खरा रूप में आती हैं और ये खड़ी बोली के रूप में इनका रूप आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं खड़ी बोली का आरंभिक कवियों में अमीर खुसरो महत्वपूर्ण है। और अमीर खुसरो फिर उसको प्रदर्शित करने के लिए अनेक तरह की जन सामान्य की पहेलियाँ लिखते हैं, मुकरियाँ लिखते हैं, अनेक तरह के गीत लिखते हैं, लोकगीत लिखते हैं। इन सब का प्रभाव पूरे लोगों के बीच पड़ा और एक तरह से खड़ी बोली का रूप भी इसी रूप में आया। इस प्रकार यदि हम पूरी पूर्व पीठिका पर बात करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिंदी भाषा और साहित्य की जो पूर्व पीठिका है वह इन 4 भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश पर आधारित है या उस पर टिकी हुई। अगर और भी ज़्यादा ध्यान दें तो हम हिंदी भाषा की जो बात करते हैं तो वो अपभ्रंश के शौरसेनी से हिंदी निकली है। इसलिए अपभ्रंश का जो साहित्य है वो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जो रासो साहित्य या पृथ्वीराज रासो जैसे जो रचनाएं लिखी गई, रासो साहित्य, विद्यापति का जो साहित्य है, ये सारे मिलकर अमीर खुसरो का जो साहित्य है, ये सब मिलकर एक तरह से हिंदी भाषा की पूर्व पीठिका बनाते हैं। जिसमें इसीलिए आज हम हिंदी में भाषा में जो प्रयोग करते हैं वो शब्द संस्कृत का भी हो सकता है, पाली प्राकृत का भी हो सकता है और अपभ्रंश का भी हो सकता है। हम जिस व्याकरण रूप की बात करते हैं उनमें भी इन भाषाओं के शब्द भंडार के अलावा व्याकरणिक संरचनाओं, उनके क्रिया रूपों का भी प्रभाव आज देखा जाता है। इसलिए हिंदी भाषा की पूर्व पीठिका या हिंदी भाषा और साहित्य की बात संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बगैर नहीं की जा सकती। ये मजबूत नींव है
जिसके आधार पर हमारी आज की भाषा विकसित है, उन्नतिशील है और सुदृढ़ है। इसलिए समग्र रूप से यदि हम पूरी बात करें तो यह स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा और जो साहित्य है वह संस्कृत की मजबूत नींव पर खड़ी है, और उसके बाद इसमें समग्रता में बहुत सारे जो शब्द भंडार हैं वो सब मिलकर इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए यह एकांगी रूप में नहीं है। हिंदी एक सामासिक भाषा है और हिंदी की यही सामासिकता इसलिए आई है क्योंकि उसकी पूर्व पीठिका या उसकी नींव बेहद मजबूत है। इसलिए हिंदी की नींव इसलिए मजबूत है क्योंकि उसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जैसे सुदृढ़ साहित्य या संपन्न साहित्य इसके मूल में छुपा हुआ है। इसकी भाषा इसीलिए मजबूत है क्योंकि इसकी भाषा की परंपरा देव भाषा से लेकर जनता से जुड़ी हुई भाषा, जनता और समाज से मिलकर बनी। इसलिए हम इस भाषा के निरंतर विकास की कामना कर सकते हैं कि मनुष्य और समाज जब तक रहेगा तब तक हिंदी भाषा की उन्नति रहेगी। अब अगले विषय के रूप में हम अगला व्याख्यान के रूप में फिर इसे भाषा और बोली पर बात करेंगे।